अब तक की कहानी में आपने सुना कि राजकुमार और विशाल में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों हर काम साथ साथ ही करते थे। शादी होने के बाद दोनों एक दिन चुपके से अपने ससुराल निकल पड़ते हैं। वहीं रास्ते में राजकुमार की अनकही कहानी उसका काल बन जाती है। चारों भूत राजकुमार गौतम को मारने के लिए आपस में विचार विमर्श करते हैं और नई नई समस्याएं उत्पन्न करते हैं ताकि उनके जाल में फंसकर राजकुमार मर जाए। जब भूत नंबर 2 पूछता है कि अगर राजकुमार तीसरे जाल से भी बच जाएगा तो उस पे भूत नंबर 1 अब जो चौथा जाल बताने वाला है उससे राजकुमार कभी बच ही नहीं सकता। अब आगे की कहानी। वह कैसे? राजकुमार की पत्नी एक डकैत से प्रेम करती है। वह हर रात घर वालों से छुपकर नगर से बाहर जंगल में अपने प्रेमी से मिलने जाती है। उस रात राजकुमार के आने से उसे वहां जाने में देरी हो जाएगी, जिसके कारण उसका डकैत प्रेमी क्रोधित हो जाएगा और राजकुमारी को बाध्य कर देगा कि वो राजकुमार का सर काट कर ले आए, क्योंकि उस डकैत के अंदर हम घुसकर ऐसा करवाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है। इतना बोलकर चारों भूत चुप हो जाते हैं। विशाल बहुत चिंतित हो जाता है। इतने में सुबह हो जाती है। विशाल राजकुमार को उठाता है। उठो दोस्त, सुबह हो गई है। अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। हाँ दोस्त, चलो जल्दी करो। राजकुमार घोड़े पर पीछे बैठने की कोशिश करता है। तभी विशाल बोल पड़ता है, रुको दोस्त, तुम घोड़े पर आगे बैठो, मैं पीछे बैठूंगा। इस तरह दोनों चल पड़ते हैं। तभी अचानक बहुत तेज धूप निकल आती है। दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। यार विशाल, इतनी गर्म धूप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। चलो कहीं छांव में रुकते हैं। नहीं दोस्त, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। आगे इससे भी घना छांव मिलेगा। नहीं दोस्त, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस धूप में मैं झुलस जाऊंगा। सामने 4 पेड़ दिखलाई देते हैं। इतना कहकर राजकुमार गौतम घोड़े को पेड़ की छांव में ले जाता है। तभी पेड़ गिरने लगता है, लेकिन विशाल पीछे से घोड़े को लात मारता है और घोड़ा बिदक कर आगे बढ़ जाता है। इस तरह विशाल राजकुमार को बचा लेता है। अरे दोस्त, तुम्हें कैसे पता चला कि यह पेड़ गिर जाएगा? पता नहीं, मैं तो अनजाने में घोड़े को लात मार बैठा। फिर दोनों उसी धूप में आगे बढ़ जाते हैं। राजकुमार तेजी से घोड़े को भगाए जा रहा था। थोड़ी देर के बाद उसे सामने में एक सराय दिखाई देता है। राजकुमार वहां चलने की जिद करने लगता है। विशाल मना करता है, किंतु राजकुमार घोड़े से उतरकर सराय में चला जाता है। विशाल भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है और वहां एक खाट रखा था तथा उस पर के बहुत ही सुंदर चादर बिछा हुआ था। राजकुमार आगे बढ़कर जैसे ही उस पर बैठने की कोशिश करता है, विशाल उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है, रुको दोस्त, क्या तुम्हें गुरुजी की बात याद नहीं है? उन्होंने कहा था किसी भी बिछावन पर बैठने से पहले उसे उठाकर देख लेना चाहिए। इतना कहकर विशाल चादर को पलट देता है। चादर के नीचे आग का कुआं देखकर राजकुमार दंग रह जाता है। फिर मन ही मन सोचने लगता है, गुरुजी ने सही कहा था, और अपने दोस्त का धन्यवाद कर आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर राजकुमार का ससुराल आता है, जहाँ पहुँचते पहुँचते रात्रि हो जाती है और दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। दोनों का वहाँ खूब स्वागत होता है। फिर महल के अंदर जाने पर राजकुमार की साली और अन्य लड़कियां घेर कर हंसी मजाक करने लगती हैं। फिर सब उसे खाना खिलाने के लिए ले जाती है। दोनों दोस्त के लिए अलग अलग थाली में खाना लगाया जाता है। राजकुमार 3 निवाला खाकर हाथ रोक लेता है। तभी साली अपने हाथ से चौथा निवाला खिलाना चाहती है, जिसे विशाल रोक कर कहता है, रुकिए, यह निवाला आप मुझे दे दीजिए। आप अलग से दूसरा निवाला खिला दीजिए। इतना कहकर विशाल चौथा निवाला अपने रूमाल में बांध कर रख लेता है। खाना खाने के बाद सोने की बारी आती है। घर के लोग दोनों के लिए 2 जगह सोने की व्यवस्था करते हैं, परंतु विशाल एक ही जगह सोने की जिद कर बैठता है। हम दोनों दोस्त कभी भी अलग नहीं सोए हैं, अतः हम साथ ही सोएंगे। मेरा दोस्त सच कह रहा है, हम कभी भी अलग नहीं सोए। ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमार अपनी पत्नी के साथ सोएंगे, फिर वहां आप कैसे रहेंगे? मेरे कमरे में एक पर्दा लगा दो और 2 खाट रख दो। हम दोनों वहीं अलग अलग सो जाएंगे। घर वालों को उनकी बात माननी पड़ी तथा एक ही कमरे में अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ती है।
राजकुमार थका हुआ था, इसलिए वह बिछावन पर जाते ही सो गया। किंतु विशाल को नींद कहाँ आने वाली थी। वह चुपचाप सोने का बहाना करने लगा। थोड़ी देर में राजकुमार की पत्नी आती है तथा राजकुमार और उसके दोस्त को सोता देखकर वापस चली जाती है। फिर वह दूसरे कमरे में जाकर 16 श्रृंगार करती है और चुपचाप महल के पिछड़े दरवाजे से बाहर निकल जाती है। विशाल सारा नज़ारा देख रहा होता है। फिर वो भी राजकुमार की पत्नी के पीछे पीछे निकल जाता है। राजकुमारी चलते चलते जंगल में एक कुटिया में पहुंचती है, जहां शेर सिंह साधु के वेश में बैठा हुआ था। राजकुमारी, आज तुम्हें इतनी देरी कैसे हो गई? आज अचानक मेरा पति आ गया, जिसके कारण मुझे इतनी देरी हो गई। चरित्रहीन औरत, तुम एक साथ दो दो पुरुषों को कैसे रख सकती हो? आज तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा। या तो मुझे छोड़ दो या अपने पति का सिर काटकर ले आओ मेरे पास। और अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें पूरे राज्य में बदनाम कर दूंगा। राजकुमारी डर जाती है और शेर सिंह का तलवार लेकर वापस महल में आकर राजकुमार का सर काटकर पुनः वापस शेर सिंह के पास चली जाती है। विशाल सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर पाता है और दुखी मन से वापस आकर अपने खाट पर लेट जाता है। जब सुबह होती है और घर के लोग उन दोनों को जगाने आते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर सब चिल्लाने लगते हैं और विशाल को ही दोषी मानने लगते हैं। वहाँ का राजा विशाल को कैदी बना लेता है। इधर राजकुमारी भी सुबह में चुपके से वापस आकर विलाप करते हुए विशाल को ही दोषी बताती है। कैद में विशाल को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फांसी के समय उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तब वह बोलता है, हे महाराज, मेरी इच्छा है कि आप कुछ सिपाही के साथ जंगल में चलें, जहां मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। राजा उसकी बात मान जाता है। फिर विशाल कुछ सिपाही लेकर उस घने जंगल की कुटिया पर धावा बोलकर शेर सिंह को गिरफ्तार कर लेता है। वहीं राजकुमार गौतम का कटा हुआ सर भी मिल जाता है। शेर सिंह राजा को सारी सच्चाई बता देता है। सच्चाई जानकर राजा ने शेर सिंह और अपनी पुत्री को मृत्यु दंड दे दिया। तत्पश्चात विशाल राजा से अपने दोस्त का सर और तन मांगकर अपने ससुराल की तरफ चल पड़ता है। राजकुमारी का चरित्र जानकर उसे अपनी पत्नी पर भी शंका होने लगती है। जब वह अपने ससुराल पहुंचता है तो वहां भी उसका स्वागत सत्कार होता है। ससुराल जाने से पहले वह अपने दोस्त का शव एक कपड़े में लपेटकर नदी के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ पर छुपा देता है तथा संध्या होने पर ही ससुराल पहुंचता है। फिर खाना खाने के पश्चात विशाल सोने चला जाता है। मन में शंका के कारण विशाल यहाँ भी सोने का बहाना करके लेट जाता है। जब विशाल की पत्नी कमरे में आती है उसी समय एक सियार की आवाज आती है, जिससे विशाल की पत्नी बड़े ध्यान से सुनने लगती है। देव संयोग से विशाल की पत्नी संध्या को भगवान ने एक अद्भुत शक्ति प्रदान की थी। वह सभी जानवरों की भाषा जानती थी और किसी के मन की बात को भी समझ जाती थी। सियार के आवाज को वह समझ गई थी। सियार बोल रहा था, यदि मेरी आवाज कोई सुन रहा है तो सुनो। उस नदी के किनारे एक लाश बहता हुआ जा रहा है। उस लाश के अंगूठे में अमृत है। उस लाश को निकालकर उसकी अंगुली का अमृत बरगद के पेड़ पर रखे लाश पर डाल दिया जाए तो वह पुनः जीवित हो जाएगा। इतना सुनते ही संध्या कमरे से बाहर निकलकर चुपके से नदी की तरफ जाने लगती है। विशाल सब देख रहा था। उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी भी चरित्रहीन है और वह उसका पीछा करने लगा। संध्या चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गई। बादल लगा हुआ था और आसमान में बिजली चमक रही थी। बिजली चमकने से दूर से ही उसने देखा कि एक लाश बहकर आ रही है। संध्या झट से नदी में कूद जाती है और लाश को पकड़कर किनारे पर ले आती है। पीछा करते हुए विशाल ने जब यह देखा तो वह सोचने लगा, ये औरत चरित्रहीन ही नहीं, बहुत बड़ी राक्षसनी है जो मुर्दा शरीर को ही खाती है। संध्या लाश को किनारे लाकर जब अपने मुंह से उसके अंगुली से अमृत निकालने जा रही थी, उसी समय पीछे से विशाल ने उसका केश पकड़कर बोला, अरे राक्षसनी, तुम ये क्या कर रही हो? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
ना ही मैं चरित्रहीन हूँ और ना ही मैं कोई डायन राक्षसनी। मैं पतिव्रत नारी हूँ जिसे भगवान ने खुश होकर जानवरों की आवाज तथा मनुष्य के मन की बात जानने का वरदान दिया है। मैं तो यह भी जानती हूँ कि आपके दोस्त की लाश उस बरगद के पेड़ पर रखी हुई है, तथा यह भी कि किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है। मुझे सियार ने कहा था, इस लाश के अंगूठे में अमृत है, जिसे आपके दोस्त के ऊपर डालने से वह पुनर्जीवित हो जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ तथा आप शुरू से ही मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मैं यह भी जानती हूँ। इतना सुनते ही विशाल शर्म से झुक गया और अपनी पत्नी से माफी मांगने लगा। फिर दोनों ने मिलकर राजकुमार की लाश को पेड़ से नीचे उतारकर सर को तन से जोड़ दिया और उस पर अमृत का छिड़काव कर दिया, जिससे राजकुमार पुनः जीवित हो उठा और राजकुमार बोलने लगा, मैं कहाँ हूँ? तब विशाल और संध्या ने उसे सारी बात बताई। सारी सच्चाई जानकर राजकुमार भाव विभोर होकर बोला, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे तेरे जैसा यार मिला। अब हमें वापस अपने नगर चलना चाहिए। हे प्रिय, मैं भी तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर धन्य हो गया, किंतु तुम्हें अभी एक काम और करना है। मेरे दोस्त के लिए तुम्हें अपने जैसी लड़की तलाश कर उसकी शादी करवानी होगी। इतना सुनकर तीनों वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक सच्चा दोस्त 1000 मुसीबतों पर भारी पड़ता है। अरे वाह, क्या कहानी थी ना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वे भी इस मजेदार कहानी का आनंद ले सकें। और हाँ, कहानियों की लहर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कहानियों की लहर के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुश रहिए।